नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेठ। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे हाल ही के समय में कुछ अधिक बढ़ गए हैं एवं स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक भी देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देश के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने एवं जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो का अभियान शुरुआत 2018 में किया गया। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीयों इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए रविवार को दोपहर टीवी पर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण और उससे बचाव एवं हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से जागरूक करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने वाले प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GN गुप्ता, डॉक्टर PC शाही, डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद गुप्ता और डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल उत्तर प्रदेश से हैं और गोरखपुर स्टूडियो में हमारे साथ है। डॉक्टर GN गुप्ता, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही के दिनों में बहुत से फिट लोग जो कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें भी सडन हार्ट अटैक देखे गए हैं या उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने कहते हैं, आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे? इसके कारण मुख्य रूप से वही ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स ही हैं। जीवन शैली में अगर बदलाव ठीक से नहीं हो रहा, अगर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्षमता से बढ़कर कर रहे हैं, अचानक से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, तब वो हमेशा ही हृदय पे कुछ ना कुछ असर डालेगा और हार्ट अटैक की संभावना बनेगी। जब भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, अगर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट से पहले एक बेसलाइन इवैल्यूएशन होना चाहिए कि हम किस तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना हमारा हार्ट और शरीर झेल पाएगा, कितना नहीं झेल पाएगा, और फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते रहते हैं। जब सडनली हम एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, चाहे बाहर से हम कितने ही फिट और हेल्दी लग रहे हो, अंदर से अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सडनली सामने आ जाती है और हार्ट अटैक के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाती है। डॉक्टर PC शाही, अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के प्रमुख कारण और लक्षण क्या है, दवाएं और जीवन शैली में बदलाव ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में कैसे मदद करता है? देखिए, ब्लड प्रेशर किसी भी हृदय रोग से जुड़ी हुई परेशानियों का एक मुख्य कारक माना गया है। हृदय की बीमारियों के होने के लिए जिन रिस्क फैक्टर्स की हम बात करते हैं उसमें ब्लड प्रेशर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और सबसे बड़ा स्थान है। जिन मुख्य कारकों की हम बात करें, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों ही की जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही साइलेंट होते हैं। अगर इन तीनों रिस्क फैक्टर्स को हम देखें तो उसमें ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है इन कंपैरिजन टू शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। तो इस ब्लड प्रेशर को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ब्लड प्रेशर की परेशानी किसी भी आयु वर्ग को अफेक्ट कर सकती है। ब्लड प्रेशर एक एजिंग फिनोमेना है, बढ़ती उम्र के साथ सभी को हो जाना है। किसी को पहले पता चल जाता है, किसी को देर से पता चलता है। ब्लड प्रेशर अगर हम देखें तो हम इसे दो पार्ट्स में, दो टाइप्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अभी तक साइंस को इसका मुख्य कारण नहीं पता चला है कि ये परेशानी क्यों हो जाती है, बट मुख्यतः यह जन्मजात होती है, फैमिलियल होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परेशानी होती है। दूसरी टाइप का जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें डिफरेंट एंडोक्रिनल सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम देखें तो किसी को थायराइड की परेशानी है, उससे ब्लड प्रेशर हो सकता है। किसी को हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की परेशानी है तो उससे ब्लड प्रेशर हो सकता है। किसी को गुर्दे की परेशानी है, किसी की अगर गुर्दे की धमनियों में अगर कहीं रुकावट आ जाती है तो उससे ब्लड प्रेशर हो जाता है। या दिल की जो सबसे बड़ी नस होती है एओर्टा, अगर उसमें कहीं रुकावट है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ही पहले ब्लड प्रेशर की प्रेजेंटेशंस हो जाते हैं। तो किसी को भी अगर ब्लड प्रेशर 18 वर्ष से कम या फिर 55 साल से ज्यादा की उम्र में अचानक से पता चलता है तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो हम देखें ब्लड प्रेशर अगर 90% केसेस में अगर हम डिस्कस करें तो 90% केसेस में ये एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है जिसमें कोई कारण नहीं होता है
और 10% ही ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जिसमें कोई हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं या डिफरेंट वेसल्स की ब्लॉकेजेस या कोई गुर्दे की परेशानी हो सकती है। ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर की नॉर्मली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये साइलेंट डिजीज है, इसे हम साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। तो सिम्टम्स का हमें कभी भी वेट नहीं करना है। कुछ सिम्टम्स वेग से होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जो हम केवल ब्लड प्रेशर की तरफ से इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर अगर किसी का बहुत लंबे समय तक बढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा लेवल्स हैं उसके, तो ऐसे केस में कुछ लोगों को ऑक्सीपिटल हेडेक, सिर के पीछे भारीपन होता है, कुछ आंखों में ब्लरिंग, आंखों की रेटिना जो होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो उसमें आंखों में ब्लरिंग हो सकती है, किसी को कुछ चक्कर की परेशानी या कुछ चलने फिरने में बहुत थकान या सांस फूलने जैसी परेशानी हो सकती है। तो ये सब परेशानियां हैं तो जरूर से आपको अपने ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए, अपने हृदय की जांच करानी चाहिए या रूटीन एक नॉर्मल चेकअप्स कराने चाहिए। डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अगला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज के क्या लक्षण है, क्या कोई नियमित परीक्षण है जो ब्लॉक्ड आर्टरी के डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है? कोई मरीज कैसे जांच सकता है कि उसका दिल स्वस्थ है या नहीं? देखिए, हार्ट ब्लॉकेज के जो कॉमन लक्षण होते हैं वो है सीने में दर्द होना। वो दर्द अगर आपके बाएं हाथ में रेडिएट हो रहा है या फिर सीने में दर्द के साथ आपको पसीने आ रहे हैं या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये आपके मुख्य हार्ट ब्लॉकेजेस के लक्षण हैं। कभी कभी कुछ मरीजों में सीने में दर्द नहीं होता, केवल पेट में गैस बनना या सांस फूलने की बीमारी भी हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। ऐसे मरीज जिनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज हैं, ऐसे लोगों को ये सब समस्या होने की रिस्क ज्यादा रहता है। ऐसे मरीजों को रेगुलर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके साथ ईसीजी, 2D को, टीएमटी जैसे जांच करानी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो एंजियोग्राफी करानी चाहिए, जिससे हम बीमारी का समय से पहले पता कर सकते हैं और उसका इलाज किया जा सकता है, जिससे सडन हार्ट अटैक जैसे बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा शरीर हमें दिल का दौरा पड़ने से पहले चेतावनी देता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत कौन सा उपचार विकल्प उपलब्ध है? जैसा कि डॉक्टर गजेंद्र ने बताया कि हार्ट अटैक आने पर छाती में दर्द होता है, सीने में भारीपन होता है। यही भारीपन यदि बैठे बैठे नहीं, कुछ मेहनत करने पर मरीज को हो, यदि कोई इंसान चल रहा है या कोई मेहनत का काम कर रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है या कोई भारी वजन उठा करके अगर चल रहा है और उसको ऐसा लगता है कि छाती भारी हो रही है, कोई इसको दबा रहा है, तो यह एंजाइना का सिम्टम होता है जो कि हार्ट में ब्लॉकेज को बताता है। यदि इस प्रकार के लक्षण आते हैं तो हो सकता है कि अंदर ब्लॉकेज हो और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी मरीज को हार्ट अटैक आता है, उसको दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो तुरंत एस्प्रिन की गोली मुंह में रखनी है, उसको चबाकर खा लेना है और नजदीकी डॉक्टर के पास या नजदीकी अस्पताल में तुरंत जाकर के अपना ईसीजी कराना है, जिससे कि समय रहते इलाज हो जाए। साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि जिस किसी मरीज को दर्द हो रहा है वो चल कर ना जाए, वो कोशिश करे व्हीलचेयर या स्ट्रेचर के माध्यम से जाए या किसी परिवार वाले की सहायता से चले और कुछ भी शारीरिक मेहनत ना करे। डॉक्टर जीएन गुप्ता, अगला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या अंतर है और क्या ये सच है कि एंजियोग्राफी कराने वाले हर मरीज को एंजियोप्लास्टी करानी होगी? एंजियोग्राफी एक जांच होती है जिसमें हम हाथ के द्वारा या पैर के द्वारा एक नली लेके जाते हैं जो हृदय तक जाती है और हम उसमें कुछ दवा दे करके, एक डाई दे करके चेक करते हैं कि हार्ट का ब्लड सप्लाई कैसा है, ब्लॉक्स कहाँ पर हैं, कितने हैं, हार्ट का फ्लो ठीक है या नहीं है, स्पीड कैसा है। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ब्लॉक्स कहाँ पर हैं, कितने हैं और आगे क्या उपचार करने की जरूरत है। एंजियोप्लास्टी उससे एक कदम आगे है, जिसमें हम उसी नली के द्वारा एक तार आगे ले जाकर के ब्लॉक को क्रॉस करते हैं, बलून विधि द्वारा ब्लॉक को साफ करते हैं, रास्ता बनाते हैं रक्त के जाने का और उसके बाद अगर जरूरत हो तो उसमें एक स्टेंट डालते हैं। स्टेंट डाल देने के बाद ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बाईपास सर्जरी तब किया जाता है, बाईपास सर्जरी एक ओपन हार्ट सर्जरी है जिसको तब करने की जरूरत पड़ती है जब ब्लॉक ऐसी जगह पर है जहां एंजियोप्लास्टी संभव नहीं है या रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा या मल्टीपल ब्लॉक्स कई रगों में। उस अवस्था में हम क्या करते हैं कि हाथ या पैर की रग निकाल करके ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाते हैं ब्लड सप्लाई का हार्ट को, ताकि ब्लड सप्लाई नॉर्मलाइज हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सभी मरीजों का जिनका एंजियोग्राफी होता है जरूरी नहीं है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करना ही पड़े। विकल्प दिए जाते हैं
एंजियोग्राफी के बाद कई बार हम बोलते हैं कि सिर्फ दवा से ही काम हो जाएगा, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं है। कभी अक्सर ऐसा होता है, एंजियोग्राफी करने से पहले हमें एक आइडिया रहता है कि एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हार्ट अटैक हुआ है और हम इमरजेंसी एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में एंजियोप्लास्टी होगा ही होगा, बिना एंजियोप्लास्टी के पेशेंट वापस नहीं जाएगा। लेकिन अगर स्टेबल पेशेंट आया है जिसमें रूटीन इवैल्यूएशन हो रहा है, हो सकता है कि एंजियोप्लास्टी की जरूरत अगर है तो करने का सलाह दिया जाता है, अगर नहीं करने की जरूरत है तो नहीं दिया जाता है। डॉक्टर पीसी शाही, अगला सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो हार्ट डिसीज है उसकी नई टेक्नोलॉजी क्या है ट्रीटमेंट के लिए, और वो किस तरीके से कारगर है हमारे हृदय रोगी के साथ ही एआई का क्या महत्व है? देखिए, हार्ट के केस में हर दिन कुछ न कुछ नई चीजें आ रही हैं। अगर मैं ब्लड प्रेशर की ही बात करूं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें लाइफस्टाइल और डिफरेंट डिजीजेस के ट्रीटमेंट के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। अंदाजन अगर मैं इंडियंस पेशेंट्स की बात करूं तो कम से कम 3 से 3.5 दवाइयां जब चलती हैं तब जाकर के कहीं ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ये बहुत ही रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के हमारे पेशेंट्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं उसमें 4-5 दवाइयों की मैक्सिमम डोजेस भी लिख दी गई, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे केसेस में अभी आज के केस में जो एडवांस हुआ है उसे हम रीनल सिंपैथेटिक डिनर्वेशन कहते हैं, जिसमें गुर्दे की जो नसें होती हैं उनके चारों तरफ एक नर्व्स का बंडल होता है। अगर उसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से जला देते हैं, इस तरह के पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। ऐसे ही हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत ही पंप फेलियर होता है, जो साइंटिफिक मेडिसिन है लिखने के बाद भी, पेशेंट्स को लाइफस्टाइल बताने के बाद भी उनके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होते हैं। अगर उनके सिम्टम्स रेस्ट पे भी बने रहते हैं तो ऐसे केसेस में कुछ कॉम्बो डिवाइसेस, कुछ पेसमेकर डिवाइसेस आती हैं जिसे हम कॉम्बो डिवाइस कहते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा वायर एक हम लेफ्ट वेंट्रिकल दिल की मेन धमनी में डाल करके इस तरह के हार्ट फेलियर की परेशानी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसे ही आजकल बहुत तेजी से एडवांसमेंट हुई है। जो पहले सर्जन्स करते थे, छाती खोल करके किसी के दिल के वाल्व की रुकावट होती थी, वो केवल सर्जन्स का डोमेन था। तो अभी आज के केस में कार्डियक जो इंटरवेंशनल चीजें एडवांस हुई हैं उसमें अब दिल के एओर्टिक स्टेनोसिस की ब्लॉकेज, जो कि बहुत एल्डरली पेशेंट्स, बहुत कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, उन्हें ऑपरेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में बिना चीर फाड़ के आप पैर की नसों के द्वारा एक वैल्व ले जाते हैं और उस वैल्व को आपकी जो जिसमें रुकावट होती है उसे बदल दिया जाता है। इसे टैबी कहते हैं, ट्रांस एओर्टिक वैल्व इम्प्लांटेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और अपने भारतवर्ष में इस समय सबसे ज्यादा केसेस हो जा रहे हैं। ऐसे ही माइट्रल वैल्व की जो रिप्लेसमेंट बहुत कॉमनली होते थे, किसी पेशेंट्स के वैल्व लीकेजेस होती थी स्पेशली यंग पेशेंट्स में, उन वैल्व को भी हम बिना ऑपरेशन के अब मिट्रा क्लिप नामक डिवाइस से उसे क्लोज कर सकते हैं। ऐसी डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट एडवांसमेंट हो रही हैं हार्ट के बारे में, जिससे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। एआई की मैं बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हार्ट की जो भी बीमारियां होती हैं वो बहुत ही मैथमेटिकल होती हैं। ऐसे में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम मदद लेते हैं, जैसे किसी पेशेंट्स की स्टेंटिंग ही होनी है, तो अंदाजन हम केवल अपने आई से एक कैलकुलेट करते हैं कि इस पेशेंट की ये लेंथ हो सकती है, स्टेंट की लेंथ हो सकती है। लेकिन अगर एआई की हम मैथमेटिक्स को अगर यूज करते हैं तो वो चीजें बहुत एक्यूरेट हो सकती हैं, जो फ्यूचर स्टेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को डेफिनेटली कम कर सकती हैं। ऐसे ही डिफरेंट जितनी भी डिजीजेज हैं, जितनी भी मैनुअल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं पेशेंट की, हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं एआई की मदद से, और उनके ट्रीटमेंट में भी इसकी काफी हेल्प ले सकते हैं। डॉक्टर गजेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है और पेसमेकर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी में अपना खुद एक पेसमेकर जो होता है, सिस्टम होता है, जिसे हम एसी नोड और एवी नोड के नाम से जाना जाता है, जिसके थ्रू हमारे हृदय में कंडक्शन सिस्टम होती है, जो एसी नोड से स्टार्ट होती है, एवी नोड में जाती है, और फिर नीचे की 2 चेंबर्स होते हैं, वहां पे कंडक्शन सिस्टम जाती है, और हमारी हृदय की गति जो है 60 से 100 के बीच में, जैसा हमारे बॉडी की डिमांड होती है उसके हिसाब से चलती रहती है। अगर किसी व्यक्ति के कंडक्शन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कभी देखा जाता है कि उम्र के साथ भी कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण ये कंडक्शन सिस्टम खराब हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों में हार्ट की गति कम हो जाती है, 30, 40, 20 इस तरीके से हो सकती है। तो ऐसे मरीजों में देखा जाता है कि अचानक उन्हें चक्कर आना या सडन सिंकोपल अटैक जैसे आना या मिर्गी जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे मरीजों को तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तुरंत उन्हें ईसीजी करानी चाहिए। ईसीजी से अमूमन पता चल जाता है कि ये दिक्कत पेसमेकर की दिक्कत क्या है और पेसमेकर की जरूरत है या नहीं है।
और फिर अगर पेसमेकर की ज़रूरत है तो उसे बहुत ही आसानी तरीके से लगाया जाता है। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। पेसमेकर 2 से 3 तरीके के होते हैं। एक सिंगल चेंबर पेसमेकर होता है। सिंगल चेंबर पेसमेकर में केवल एक ही लीड होती है, जो हमारे हार्ट के नीचे जो वेंट्रिकल कहा जाता है वहाँ पे एक लीड लगा दिया जाता है। उसका एक पल्स जनरेटर होता है जो हमारे छाती में आगे की ओर रखा जाता है और उसे सिल दिया जाता है। डबल चेंबर पेसमेकर में 2 वायर निकलते हैं जो हार्ट के एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल में रखी जाती है। डबल चेंबर पेसमेकर का जो लॉन्ग टर्म फायदे हैं वो सिंगल चेंबर पेसमेकर से ज़्यादा अच्छे होते हैं। और तीसरा एक पेसमेकर होता है जिसे हम लीडलेस पेसमेकर बोला जाता है। तो ऐसे मरीज जिनको हमें वीनस एक्सेस या फिर पंचर करने में दिक्कत हो रही है या जिनकी उम्र ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, तो ऐसे मरीजों में हम लीडलेस पेसमेकर लगा सकते हैं। उसमें पैर के थ्रू जाकर, पैर के नस के थ्रू जाकर डायरेक्टली पेसमेकर को हार्ट के चेंबर में रखा जाता है। तो इस तरीके से 3 तरीके की पेसमेकर पाए जाते हैं। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि दिल के दौरे से होने वाले दर्द और गैस्ट्रिक परेशानी कारण होने वाले दर्द में क्या अंतर होते हैं? दिल का दर्द और गैस का दर्द काफी हद तक एक जैसा ही होता है। दिल के दर्द में अमूमन छाती में बीच में दर्द होता है मरीज को, जो कभी कभी उसके बाएं हाथ तक अमूमन जाता है, कभी कभी दाहिने हाथ में जाता है। उसके अलावा यह दर्द उसके गले, जबड़े तक जा सकता है और नीचे पेट में नाभि तक जा सकता है। तो कई लोग दिल के दर्द को गैस का दर्द समझ लेते हैं और घर पे ही बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि कोई दवाई ले लेंगे गैस की तो आराम हो जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और काफी देर हो जाती है, हार्ट की पंपिंग काफी कम हो जाती है या कभी कभी डॉक्टर के पास पहुंचने का समय भी नहीं मिलता। मगर इसको दिल पेट के दर्द से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अमूमन दिल के दर्द में दर्द के साथ साथ घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, सांस फूलना, इस प्रकार की तकलीफ रहेगी। और यह तकलीफ का खाने से कोई मतलब नहीं रहता है। यह तकलीफ जो मरीज चलता है, कोई मेहनत करेगा तो बढ़ेगी। वहीं जो गैस का दर्द होता है, जो पेट का दर्द होता है, वो अमूमन केवल पेट में ऊपरी भाग में रहता है। और ये दर्द कभी कभी ऊपर हमारे जो खाने की नली होती है, इसोफेगस के थ्रू रिगर्जिटेट होता है खाना, तो कभी कभी छाती में दर्द जा सकता है। लेकिन यह दर्द अमूमन खाना खाने के बाद होता है या कभी कभी मरीज खाली पेट बहुत लंबे समय तक व्रत कर लिया तो भी मरीज को इस प्रकार का दर्द हो सकता है। इन दोनों दर्द के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए जो साथ के सिम्टम्स हैं उसी के अकॉर्डिंग जाना होता है। और यदि दर्द में आराम नहीं मिल रहा है गैस की दवाई लेने से, तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक ईसीजी कराना चाहिए और फिर जैसा डॉक्टर बोले उसके अकॉर्डिंग आगे काम करना चाहिए। डॉक्टर्स, आप सभी ने हमारे दर्शकों को हृदय रोग से जुड़े तमाम पहलुओं पर विभिन्न जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे एक बेहतर हार्ट मैनेजमेंट के लिए। डॉक्टर जीएन गुप्ता, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बेहतर हार्ट मैनेजमेंट वो कर सके। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से हेल्दी हार्ट लंबे समय तक रहेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल के जो मुख्य चीजें हैं वो है नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हार्ट का ब्लड सप्लाई मेंटेन रहता है और फ्यूचर प्रॉब्लम्स कम होती हैं। डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए जिसमें फैट की मात्रा कम हो, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा हो, नमक बैलेंस मात्रा में होना चाहिए, मसाला कम होना चाहिए, पूरी नींद होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की नींद रोज होनी चाहिए। तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से नहीं करना है। शराब अगर लेते हैं तो उसको कम करना और अगर संभव हो तो बंद करना है। मुख्य रूप से यही चीजें हैं। अगर हम इसको मेंटेन करेंगे और एक मेंटल स्ट्रेस कम रखेंगे तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लंबे समय तक जी सकते हैं। डॉक्टर पीसी शाही, आपका क्या संदेश है हमारे दर्शकों को हेल्दी हार्ट मैनेजमेंट के लिए? देखिए, हेल्दी हार्ट के लिए सबसे प्रमुख जो चीज है वो आपकी लाइफस्टाइल है। आपको डिजीज से बचने की संपूर्ण कोशिश करनी चाहिए। डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स को जानना चाहिए। डाइट में जिसमें मैं बताऊं तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जंक फूड्स, जो फैटी मील्स हैं, बाहर की कोई भी पैकेज्ड आइटम्स हैं, उसको पूरी तरह से बंद करना चाहिए। अपने हाइड्रेशन लेवल को ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए। अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, सीड्स बेस, इन सब डाइट्स को ज़रूर से शामिल करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों की हेल्प लेनी चाहिए। आज के समय में यंग पेशेंट्स में भी सडन कार्डियक डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। स्पेशली हम जिम गोइंग पीपल्स में देखते हैं कि ये परेशानी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। जिम जाने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। आप एक अच्छे ट्रेनर की मदद से
सिस्टमाइज होकर के बहुत जल्दबाजी में ना रह करके अगर अपने जिम शेड्यूल, अपनी फिटनेस एक्टिविटीज़ के टारगेट्स को लॉन्ग टर्म के गोल के साथ अगर करते हैं तो किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। प्लस अपने हार्ट की परेशानी या कोई भी ऐसी परेशानी आपकी काफ़ी हद तक साइलेंट होती है, तो इन सब परेशानियों को बचने के लिए आपको रेगुलर अपने हार्ट की जांच करानी चाहिए। अपने रूटीन टेस्ट जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की जांच रेगुलरली एज रिलेटेड जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है समय समय पे अपनी जांच कराते रहनी चाहिए। डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक बेहतर हार्ट मैनेजमेंट के लिए? जैसे कि जीएन गुप्ता सर ने बताया कि हेल्दी हार्ट के लिए हमें एक हेल्दी डाइट अपनाना पड़ेगा। हेल्दी डाइट के लिए हमें जो हरी साग सब्जियां हैं इसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। नॉनवेज बहुत ज़्यादा, स्पेशली रेड मीट हमें अवॉइड करनी चाहिए और साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली 30 to 45 मिनट एक्सरसाइज पर्याप्त होता है और उसके साथ साथ नियमित हमें कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में भी स्पेशली हमें एलडीएल जो खराब वसा बोला जाता है उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। बस यही है जिससे हम हेल्दी हार्ट मेंटेन रख सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि एक बेहतर हार्ट मैनेजमेंट वो कर सके और बेहतर जीवन शैली जी सके? देखिए, हेल्दी हार्ट के लिए हेल्दी बॉडी चाहिए। तो अगर आप नियमित व्यायाम कर रहे हैं, नियमित समय पर खाना खा रहे हैं, खाने में तेल मसाला कम है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियां आप ज्यादा खाते हैं, आपके खाने में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। भारतीय खाने में हम लोग नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, नमक और मसालों का। इनका सेवन अगर कम कर दें तो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा खाने में तली हुई चीजें जैसे कि कोई भी फास्ट फूड हो गया, आजकल लोग बहुत खाते हैं, या तली हुई पूड़ियां हो गई, इन सब का सेवन कम करना चाहिए। इन सब से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ता है। जितने भी नशा वाली चीजें हैं जैसे कि टोबैको, निकोटीन, सिगरेट, इन सब का सेवन बिल्कुल भी घातक है, जरा सा भी नहीं करना चाहिए। शराब की मात्रा जितनी कम हो सके या अगर बंद हो जाए तो सबसे अच्छी है। और आखिरी चीज है स्ट्रेस जितना कम रहेगा हार्ट उतना ही अच्छा रहेगा। हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए करिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी का हमारे दर्शक पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से द्वारा जुड़ सकते हैं। लॉगिन करना ना भूलें। धन्यवाद।